हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज के सेशन में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। देखें क्या क्या न्यूज़ हमें आज पढ़नी है, याद करनी है, समझनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहली जो न्यूज़ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और इस फील्ड की न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बच्चे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहली न्यूज़ है वर्ल्ड का फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, अभी हुआ नहीं है, लॉन्च किया जाएगा इसे। तो 2026 में ये जो है आपका लॉन्च होगा। ये दुनिया का पहला ऐसा सैटेलाइट है। ठीक है, नाम याद रखना बच्चे, ये आपका मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि भारत की अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप कंपनी गैलेक्स AI के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो ये कंपनी का नाम आपको याद रखना है, स्टार्टअप कंपनी है, इंडिया की है, इनके द्वारा 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। मिशन दृष्टि क्या है इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट विकसित सैटेलाइट होगा। इसका वजन लगभग जो है आपका 160 kg है। ठीक है, लगभग जो है 160 किलो का है। यह पहला ऐसा सैटेलाइट होगा जिसमें कि सिंथेटिक एपरेचर रडार यानी कि सार और उच्च रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर को भी एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। ठीक है, इसे स्पेसएक्स के रॉकेट के द्वारा लॉन्च किए जाने की योजना है। दोस्तों बच्चे 2-3 चीज़ें हैं याद रखने के लिए। एक तो आपको भारत की इस कंपनी का नाम याद रखना है, गैलेक्स आई नाम है इसका, और ये 2026 में लॉन्च किया जाएगा। खास बात यह है कि सैटेलाइट इस तरीके का दुनिया का पहला सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, लगभग 160 kg बचे इसका वेट है। ठीक है, पहला ऐसा सैटेलाइट है जिसमें कि सिंथेटिक एपरेचर रडार, ठीक है, सार और उच्च रेजोल्यूशन हाई रेजोल्यूशन ऑप्टिकल सेंसर जो है आपके एक साथ जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है आपकी स्टेट है असम के सरकार के द्वारा एक योजना जो है बच्चे आपकी लॉन्च की गई है। तो ये योजना है आपकी CM फ्लाइट, स्टैंड फॉर CM फ्लाइट नाम है, और ये है चीफ मिनिस्टर फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट। ठीक है, वैसे नाम से लग रहा है कि CM फ्लाइट कोई जो है आपका एविएशन से रिलेटेड है, लेकिन एविएशन से रिलेटेड नहीं है। इसमें F और L का मतलब है फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बच्चे आपकी हमारे जो हेमंत बिस्वा शर्मा है यहाँ के असम के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, उद्देश्य क्या है इस योजना का? मुख्य उद्देश्य है असम के युवाओं को विदेशी भाषा जैसे पहले चरण में जापानी भाषा और आवश्यक कार्यस्थल कौशल सिखाना है, ताकि वे जापान और अन्य देशों में जाकर के निर्माण, नर्सिंग देखभाल और खाद्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सके। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट जो है आपका, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन के बाद में या फिर 12th की एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद में फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं। ठीक है, तो फॉरेन लैंग्वेज सीखने का जो पर्पज़ है वो यही है कि हमारे जो रोजगार के अवसर हैं वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी जो हमारे लिए खुले। ठीक है, तो वो चीज़ बच्चे अब आपका एक तरीके से कहा जा सकता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया गया है ना। और यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने अपने यूथ के लिए जो है आपका योजना शुरू की है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, सबसे पहले युवाओं को जो भाषा सिखाई जा रही है पहले चरण में वो है आपकी जापानीज। ठीक है, ताकि यहाँ के लोग जाएँ, यहाँ के बच्चे बाहर जाएँ, जापान में काम करें। ठीक है, अगली न्यूज़ बच्चे आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। पहली बार आर्चरी का प्रीमियर लीग, ठीक है, आर्चरी का प्रीमियर लीग जैसे आपका IPL होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, WPL होता है, वुमेन प्रीमियर लीग, ठीक है, वो क्रिकेट का है। उसी तरीके से आपका आर्चरी का प्रीमियर लीग आयोजित किया गया, पहली बार 2025 में हुआ है। ये भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग है और ये 2 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर 2025 तक किया है। कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है बच्चे आपका यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि नई दिल्ली में है। विजेता टीम किसने जीता है? राजपुताना रॉयल्स के द्वारा जीता गया है। किसे हरा करके जीता है? तो पृथ्वीराज योद्धा, ठीक है, इनको हरा करके जीता है। और लीग के जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे आपके एक्टर रामचरण। ठीक है, इनको जो है आपका इनको एम्बेसडर बनाया गया था। ठीक है, उसके अलावा बच्चे टीमें यहाँ पे जो है आपकी 6 टीमें थी और 6 में से जो है राजपुताना रॉयल्स ने ये जीत लिया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कहाँ पे हुआ है, पहली बार हुआ है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि किसने जीता है, किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ये चीज़ें बच्चे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसे हम UNHRC भी कहते हैं, इसके सदस्य के रूप में 3 साल के लिए 2026 से लेकर के 2028 तक के लिए 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हमारा जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये भी बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब आने वाले साल में हम UNHRC के मेंबर होंगे। ठीक है, और कितने साल के लिए होंगे? 3 साल के होंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में कि UNHRC की अगर हम बात करें तो इसकी सीट को ना आपके कॉन्टिनेंट वाइज जो है आपका डिवाइस किया गया है। ठीक है, अगर आप देखें बच्चे तो इस परिषद की जो सीटें हैं वो 5 क्षेत्रीय समूहों को इस प्रकार से आवंटित की गई हैं, डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। ठीक है, कैसे कैसे बच्चे आपका अफ्रीकी देश को जो है आपकी 13 सीटें हैं, एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ को जो है आपकी 13 सीटें हैं, पूर्वी यूरोपीय देशों को 6 सीटें हैं, लैटिन अमेरिका
और कैरिबियाई देशों को 8 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपके इस सीटों को क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि, और एशिया पैसिफिक, क्योंकि भारत जो है एशिया पैसिफिक में आता है, तो 13 सीटों में से एक सीट जो है हमें मिली है और 3 साल के लिए जो है हम इसके मेंबर बने हैं। ठीक है, अगला है आपका फ़ोन पे। फ़ोन पे सभी लोग चलाते हैं, गूगल पे का इस्तेमाल करते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। तो अभी बच्चे रिसेंटली फ़ोन पे लेन देन डेटा का उपयोग करते हुए एक पूरी रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि किसका फ़ोन पे का इस्तेमाल या फिर गूगल पे का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है, कहाँ पे होता है, कौन से स्टेट है ज़्यादा इसके यूज़र्स हैं। ठीक है, तो फ़ोन पे लेन देन डेटा का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के सितंबर 2025 के बुलेटिन में प्रकाशित एक हालिया शोध पत्र के अनुसार प्रति व्यक्ति मात्रा के संदर्भ में मापी गई एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेन देन की उपयोग तीव्रता, इसमें आपका सभी राज्यों में तेलंगाना सबसे ज़्यादा है। मतलब कि वो स्टेट है जहाँ पर कि फ़ोन पे का कह सकते हैं कि यूपीआई का है ना, फ़ोन पे भी नहीं, यूपीआई एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर बहुत सारी जो है आपकी एप्लीकेशन काम करती हैं। ठीक है, तो यूपीआई के ट्रांजेक्शन जिन स्टेट में सबसे ज़्यादा हुए हैं उनमें से पहले नंबर पर जो है आपका तेलंगाना है, दूसरे नंबर पर कर्नाटका है, तीसरे पे आंध्र है, फिर आपका दिल्ली आता है, फिर आपका महाराष्ट्र आता है। लेकिन हम पहले दूसरे को याद रखेंगे, तेलंगाना को याद रखिएगा और कर्नाटका को याद रखिएगा। ठीक है, तो यूपीआई ट्रांजेक्शन के मामले में आपका तेलंगाना पहले नंबर पर है। अगली न्यूज़ बच्चे आपकी इंटरनेशनल न्यूज़ है। यूनेस्को ने चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किया है। आभासी का मतलब क्या है बच्चे, ये एक तरीके से आपका वर्चुअल म्यूजियम होगा। ठीक है, यहाँ पे जो चुराई हुई कल्चरल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दिखाया जाएगा। ठीक है, एग्जिबिट किया जाएगा। यह संग्रहालय स्पेन के बार्सिलोना में आयोजित मोंडी कॉल्ट, ठीक है, इस सम्मेलन के दौरान शुरू किया गया। इस पहल का उद्देश्य चोरी की गई सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है। ठीक है, यह संग्रहालय 46 देशों से चोरी हो चुकी लगभग 240 वस्तुओं को प्रदर्शित करेगा, जिसमें मूर्तियां हैं, जिसमें प्रतिमाएं हैं, जीवाश्म है, चित्रकारियां हैं। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ों को जो है आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, जगह का याद रखना कि आपका कहाँ पे किया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है, इस म्यूजियम को बार्सिलोना स्पेन में। ठीक है, बार्सिलोना जगह बची स्पेन में, वहाँ पे इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, दुनिया का वर्चुअल म्यूजियम। ठीक है, तो वर्चुअल का मतलब क्या है कि उनको डिजिटल फॉर्मेट में दिखाया जाएगा कि ये चीज़ पहले होती थी, अभी ये चोरी हो गई है ना, इस तरीके से, क्योंकि एक्चुअल तो कहाँ है ये नहीं मालूम किसी को। अगला बच्चे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इंडिया का इंडिजीनियस मैपिंग ऐप। अभी तक आप जो है कहीं भी ट्रैवल करने के लिए जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मैप के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो है आपका गूगल मैप्स। ठीक है, तो गूगल मैप का एक रिप्लेसमेंट इंडियंस के द्वारा बनाया गया है। तो भारत में स्वदेशी मैपिंग ऐप है, इसे जो है आपका बनाया गया है। ये है आपका एम एप्स। ठीक है, इसका नाम थोड़ा सा याद रखेंगे बच्चे, ये है आपका एम एप्स। ठीक है, इस तरीके से है MAPPLS। ठीक है, इसे किसने बनाया है, मैप माई इंडिया, ये कंपनी का नाम है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मैप माई इंडिया की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1995 में राकेश वर्मा और रश्मि वर्मा के द्वारा की गई थी। इस ऐप को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और जोहू के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने प्रोत्साहित किया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन में 3D जंक्शन, व्यूज, लाइव ट्रैफिक अपडेट, रियल टाइम रूट अपडेट, कई भारतीय भाषाओं का समर्थन, ठीक है, और उच्च गोपनीयता फीचर्स भी शामिल है। ठीक है, तो ये जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो बच्चे गूगल मैप है ना, उसका रिप्लेसमेंट है, उसका इंडियन वर्जन है। ठीक है, नाम याद रखना इसका। अगली न्यूज़ जो है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेटरन ऑफिसर सोनाली सेन गुप्ता को इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आरबीआई से रिलेटेड है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गई है सोनाली सेन गुप्ता। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई की अगर हम बात करें, बहुत बेसिक सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है कि 1 अप्रैल 1935 को ये बना था। ठीक है, नेशनलाइजेशन इसका 1 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसके जो गवर्नर है उनका नाम मिस्टर संजय मल्होत्रा। इसमें जो है 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। वर्तमान में पूनम गुप्ता है, जे स्वामीनाथन है, टी रविशंकर है और श्री चंद्र मुर्मू, जिनकी सबसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। इनका नाम याद रखेंगे, श्री चंद्र मुर्मू जो है सबसे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है। ठीक है, तो ये जो है अभी क्या है, ये 4 डिप्टी गवर्नर में से एक है। अगली न्यूज़ बच्चे आपकी आई है गोवा से, ऑबिचरी की न्यूज़ है। ठीक है, जब भी किसी फेमस पर्सनैलिटी का देहांत होता है तो उनकी न्यूज़ जो है ओबिचुरी के रूप में हमारे सामने आती है और उनके बारे में 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पर्सनैलिटी का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना। उसके बाद है कि वो क्यों फेमस थे, उन्होंने कौन से क्षेत्र में अपना योगदान दिया था।
तो हाल ही में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री, ठीक है, इनका नाम बचे रवि नाइक, ठीक है। रवि नाइक का 79 वर्ष की आयु में हृदयघात से निधन हो गया है, यानी कि हार्ट अटैक से, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। आपको पूछा जाएगा रवि नायक कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे या फिर कहाँ पे जो है आपके कार्यरत कृषि मंत्री थे, ठीक है। तो ये बच्चे आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कहाँ पे, गोवा में, और हाल ही में इनका हार्ट अटैक से देहांत हुआ है, ठीक है। तो आज की खबरें जो है आपको याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखिएगा बच्चे। अधिकतर जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, उनके देहांत, उनकी जो ऑब्ituary की न्यूज़ है वो पूछी जाती है ना, तो पॉलिटिकल जो है इनका बैकग्राउंड है। ये जो है सीएम भी रहे हैं गोवा के, अभी वर्तमान में भी जो है आपका कैबिनेट में थे। तो इंपॉर्टेंट नाम है बच्चे, आपको नाम याद रखना है, ठीक है। बाकी अपॉइंटमेंट सोनाली सैन की, इनकी अपॉइंटमेंट आपको याद रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है साइंस एंड टेक की कि हम अपना गूगल मैप, है ना, यही कहेंगे कि हम अपना गूगल मैप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। बाकी बच्चे वर्चुअल म्यूजियम है, वर्चुअल म्यूजियम के बारे में क्वेश्चन याद रखना कि वर्चुअल म्यूजियम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यूनेस्को के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा वर्चुअल म्यूजियम लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, बार्सिलोना, स्पेन में, ठीक है। इतना आपको याद रखना। बाकी यूपीआई के इस्तेमाल में सबसे पहले नंबर पे जो है आपका तेलंगाना है, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूज़ में जो है आपको याद रखना है, भारत UNHRC का मेंबर बनने जा रहा है 7वीं बार, और 2026 में हमारा नया टेन्योर स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिर आज की खबरों को यहीं पर समाप्त करेंगे, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।